हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत का थर्ड चैप्टर सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस लेक्चर में हम पुराने रिवाइज नहीं करेंगे बिकॉज अगर रिवाइज करने चलेंगे तो ऑलमोस्ट 2 आवर्स लग जाएंगे। फर्स्ट चैप्टर में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा, दूसरे में देखा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि कौन कौन थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कैसे इलेक्शंस हुआ, कौन से मेंबर्स थे, कैसा फ्रेमवर्क लिया, क्या प्रिपरेशन प्लान से क्या क्या चीज़ें मिल गई। देन कमिटीज कौन कौन सी थी, इवन इन्फोर्समेंट कैसे हुआ, इनैक्टमेंट कैसे हुआ, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में पढ़ा। एंड वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की स्टार्टिंग में कैसे पहली मीटिंग जब हुई थी 1946 को मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया था। एंड देन हमने ये भी पढ़ा कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 से क्या क्या चेंजेस हुए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़े थे, करेक्ट। Okay, so let's start with the third chapter, which is the salient features of the Constitution. Of the Constitution. Okay, let's start with this. देखो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट्स यूनिक। ओके, तो हमने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन जो हैं वर्ड के वहाँ से बोरो किया है, ठीक है। बहुत सारे फीचर्स हैं जो इट्स लाइक अमलगमेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। हमने कुछ चीज़ें कहीं से ली, कुछ चीज़ें कहीं से ली, एंड द बेस्ट हमारे लिए सूट किया है वो हमने अडॉप्ट किया है। ओके, स्टार्टिंग में हमने अडॉप्ट किया, इट वाज इन 1949, करेक्ट। एंड देन इट वाज इन नवंबर 1949 एंड बहुत सारे चेंजेस हुए, सब्सटेंशियल चेंजेस, लाइक बहुत सारे अमेंडमेंट हुए। 7th अमेंडमेंट एक्ट हुआ, 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ, 44th, 73rd, और जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ है ना, वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के टाइम पे हुआ था, बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए, बहुत सारे चेंजेस हुए, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। ठीक है, ये सारी चीजें हुई, बट हुआ क्या 1973 में क्या हुआ, केशवानंद भारती केस आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो पार्लियामेंट है कोई भी लॉ ऐसा नहीं बना सकते हो जो कि ऑल्टर करे बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है वो वी विल रीड इन चैप्टर 11 एंड इट्स इन आर्टिकल 368। ओके, तो दिस इज एन ओवरव्यू कि ये चीजें हुई, चेंजेस होते रहते हैं बिकॉज इट्स फ्लेक्सिबल, इट्स नॉट रिजिड, इट्स लाइक रिजिड भी है, मतलब आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबल, इट्स नॉट रिजिड लाइक अदर्स। पहला फीचर ये है, दैट इज इट इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हो ना, अमेरिका, इन लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है, वो लिखा नहीं गया हुआ है, ठीक है। नो सॉरी, एक्चुअली अमेरिकन का इज, सॉरी, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिटन वन एंड जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, दैट इज अनरिटन। और हमने कहा लिया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन, बट उसका अमेंडमेंट हो सकता है, ठीक है। स्टार्टिंग में जब अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को, तो अभी लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि टोटल 395 आर्टिकल्स थे और 395 आर्टिकल्स थे एंड 8 शेड्यूल्स थे, करेक्ट। अभी प्रेजेंट में देखोगे इट्स ऑलमोस्ट लाइक, इनिशियली जो पार्ट्स थे ना दैट वाज 22 पार्ट्स। ये क्वेश्चंस पीसीएस का एग्जाम दोगे तो उसमें आ सकता है, गॉट इट। प्रेजेंट में इट्स ऑलमोस्ट लाइक 465 आर्टिकल्स 25 पार्ट्स में है और टोटल 12 शेड्यूल है। स्टार्टिंग में ओरिजिनली कितना था, इट वाज 8 शेड्यूल्स, ठीक है। ओके, फिर 1951 से अगर हम देखें ना तो बहुत सारे चेंजेस आए। अभी बात की 7th अमेंडमेंट एक्ट आया, 42nd आया, 44th आया, एंड देन 73rd, 74th, 94th एंड सो एंड सो, ठीक है। जो 1951 में अमेंडमेंट हुआ था, 20 आर्टिकल्स उसमें से हटा दिए गए थे, कुछ पार्ट्स ऐड करते गए, ये सब करते रहते हैं। तो देखो मेन रीजन क्या है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट इसलिए है, इसका जो फैक्टर्स हैं, जो मेन रीजन है क्यों है ऐसा, बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी दैट वी हैव, ठीक है, डाइवर्सिटी एंड ऑल्सो द जियोग्राफिकल फैक्टर्स, ठीक है, प्लस
बहुत सारी चीजें हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से ली गई है, उसमें बहुत सारे प्रोविजन थे। तो उससे इन्फ्लुएंस हुआ है। तो यू कैन से लाइक ओके, जियोग्राफिकल फैक्टर भी हो गया, हिस्टोरिकल फैक्टर भी हो गया, ठीक है। तीसरा रीजन ये है, ऐसा नहीं है कि सेंटर और स्टेट का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, इन सबका सेम है। और प्लस इन सबका कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट, सेम, ठीक। सो दीज आर द रीजन जिसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। और ऐसा नहीं है, जैसे अगर आप लेंथीएस्ट और भी रीजन नहीं है इसमें, सिर्फ ऐसा नहीं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल बता दिया कि गवर्नेंस का ये होना चाहिए, बहुत डिटेल में सारी चीजें मेंशन है, ठीक है। और उन्हीं डिटेलिंग के हिसाब से जो हमारा लेजिस्लेशन आज जो है वो चल रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट रीजन। ओके, व्हाट अबाउट द सेकंड वन? सेकंड रीजन इज, बोला जाता है कि बहुत सारे जो प्रोविजन हमने लिए हैं वो अलग अलग कंट्रीज से लिए हुए हैं, ठीक है। इट्स लाइक दूसरा फीचर है कि हमने बहुत सोर्सेज, बहुत सारे हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं जहां से हमने बोरो किया है, ठीक। ओके, तो अगर हम स्ट्रक्चरल पार्ट की बात करते हैं, जो इसका मेन स्ट्रक्चरल पार्ट है, ये हमने कहाँ से लिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से, ठीक है। इस पे मेंस भी क्वेश्चन आ जाता है कि थोड़ा सा और आपको उसको एक्सप्लेन करके लिखना होगा। फिलोसफिकल पार्ट जो है, ठीक है, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गया, डीपीएसपी हो गया, ठीक, ये हमने कहाँ से लिया है? अमेरिकन और इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। पॉलिटिकल पार्ट, ये अंडरस्टूड है, ब्रिटेन से ही लेंगे, उन लोगों ने रूल किया, उन्हीं से हमने, उनसे भी काफी कुछ आइडिया, हमें फ्रेमवर्क मिल गया, जितने भी इवेंट्स हुए, जैसे उन्होंने लॉज बनाए, ठीक है। लाइक कैबिनेट गवर्नमेंट हो गई, एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ये सारी चीजें हमने कहाँ से ली, कहाँ से ड्रॉ किया सब कुछ? दिस इज फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और बहुत सारी चीजें अभी वील गेट टू नो नेक्स्ट चैप्टर में, कि कनाडा से भी कुछ प्रोविजंस लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिया है, जर्मनी से लिया है, यूएसएसआर, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान और अदर कंट्रीज से। जो सबसे इन्फ्लुएंशियल पार्ट है ना, वो हमने यहाँ से लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। फेडरल स्कीम हो गया, जुडिशरी हो गया, गवर्नेंस, इमरजेंसी पावर, पब्लिक सर्विस कमीशन, जितना एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है ना, वो हमने मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी टुक इट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ 1935। ऐसा बोला जाता है कि मोर देन हाफ ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मोर देन हाफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है, दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ 1935। सो पहला इज, इट इज लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स हैं, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, डिफरेंट डिफरेंट रीजन की वजह से वी हैव द लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूशन, एंड हमें डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से लेके रखा है, ठीक है। दिस इज द सेकंड फीचर। ओके, व्हाट एल्स डू वी हैव विद रिस्पेक्ट टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन? सो थर्ड वन इज, इट इज बोथ रिजिड भी है एंड एट द सेम टाइम इट्स फ्लेक्सिबल ऑल्सो। बेसिक स्ट्रक्चर को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, बट एट द सेम टाइम यू कैन अमेंड समथिंग, करेक्ट। व्हेन वी से रिजिड, मतलब अगर आपको कोई भी चेंजेस करने हैं तो आपको एक स्पेशल प्रोसीजर की जरूरत पड़ेगी। और अगर हम बात करें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड है, ठीक है। फ्लेक्सिबल क्या होता है? फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम बहुत ही आराम से अमेंड कर सकते हैं, इसका जो अमेंडमेंट है दैट इज ऑल इक्विवेलेंट टू द ऑर्डिनरी लॉ। कुछ बहुत स्पेशल प्रोसीजर मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? ब्रिटिश का है। एंड ऑल्सो इट्स इट्स इन द रिटन फॉर्म, तो रिजिडिटी बढ़ जाती है अगर वो रिटन फॉर्म में है। इट्स इन अनरिटन फॉर्म।
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना तो रिजिड है ना फ्लेक्सिबल है, बल्कि इन दोनों का एमलगमेशन है। ठीक, ये दोनों मिला के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। ठीक, फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी की बात कर रहे हैं, और तो बहुत सारे प्रोविजन अलग अलग कंट्री से लिए गए हैं। ठीक है, तो जब भी हम अमेंडमेंट की बात करते हैं वो होता है आर्टिकल 368 में। दो टाइप के अमेंडमेंट्स होते हैं। कुछ प्रोविजंस हैं जिसके लिए वी नीड स्पेशल मेजॉरिटी। जब भी हम बात करते हैं स्पेशल मेजॉरिटी की, तो इसका मतलब है 2/3 की मेजॉरिटी दोनों हाउस से होनी चाहिए प्लस बोथ हाउस। ठीक है, प्लस टोटल मेंबर्स जो है उधर से भी मेजॉरिटी होनी चाहिए। ठीक, इन कुछ ऐसे प्रोविजन है जिसमें हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, प्लस जो स्टेट है हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन इज मैंडेटरी। एंड एट द सेम टाइम कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको सिंपल मेजॉरिटी से भी पास किया जा सकता है। ठीक है, अमेंड किया जा सकता है, बट जो ये सिंपल मेजॉरिटी से होते हैं, these amendment नॉट कम अंडर द आर्टिकल 368, so बीस की बात हम अभी नहीं करेंगे। सो जो ईजनेस है एंड जो रिजिडिटी है, रिजिडिटी इज लाइक इतना इजी नहीं, ऑर्डिनरी लॉ की जैसा आप उसको अमेंड नहीं कर सकते हो, रिजिड के अंदर आ गया। फ्लेक्सिबल है, कुछ प्रोविजन है बड़े आराम से हो सकते हैं, कोई ताम झाम नहीं है, कोई स्पेशल प्रोसीजर की जरूरत नहीं, कोई स्पेशल प्रोसेस की जरूरत नहीं है, they will come under the flexible. So it's like the combination of both the rigidity as well as the flexibility. What else do we have in our constitution? Federal system with unitary bias. हमारा जो है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरल सिस्टम। ठीक है, तो अगर हम फेडरेशन की बात करते हैं या फेडरल सिस्टम की बात करते हैं, उसमें होता है कि दो गवर्नमेंट होनी चाहिए, वी हैव स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। डिवीजन ऑफ पावर, पावर का डिवीजन है। फेडरल सिस्टम में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिकन का फॉलो कर रहे हैं, हमारे पास में है। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, यप, ये भी है। कॉन्स्टिट्यूशन में रिजिडिटी है, यस है, क्योंकि कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिसको आप बड़ी आसानी से अमेंड नहीं कर सकते हो। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यस, ये भी है। ठीक है, फेडरल सिस्टम। बाइकैमरलिज्म, यस, ये भी है, राज्यसभा लोकसभा। ठीक है, ये हो गया हमारा फेडरल सिस्टम। बट एट द सेम टाइम कुछ फीचर्स ऐसे हैं हमारे यहाँ जो कि यूनिटरी भी हैं। कैसे? नॉन फेडरल फीचर बोल सकते हो। ठीक है, नॉन फेडरल फीचर्स की बात करते हैं। सेंटर बहुत स्ट्रांग है, कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल है, स्टेट और सबका अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है, अभी बात की थी इसके पहले कि फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर को अपॉइंटमेंट कौन करता है? सेंटर करती है। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी होता है तो क्या होता है? सब कुछ यूनिटरी हो जाता है। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज भी हैं। ठीक है, तो इन इन हिसाब से देखोगे कि भैया ठीक है, फेडरल भी है प्लस नॉन फेडरल कैरेक्टर भी है। तो हम फेडरल सिस्टम का मतलब है फेडरेशन। ठीक है, कि ये फेडरेशन में ये चीजें होनी चाहिए। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे तो ये टर्म मेंशन नहीं है कहीं भी। और जब हम आर्टिकल 1 की बात करते हैं तो वहां पे हमने फेडरेशन नहीं बोलते हैं। व्हाट एग्जैक्टली डू वी से इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। हम बात करते हैं यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब जो इंडिया का फेडरेशन है वो एग्रीमेंट नहीं हुआ है यूएस के जैसे में। ठीक है,
ऐसा नहीं हुआ है कि एक स्टेट का एग्रीमेंट हुआ है एंड देन बिकम कंप्लीट इंडिया, नहीं ऐसा नहीं है। और कोई भी ऐसा भी नहीं है कि इसका मन चाहे अगर कोई स्टेट चाहे तो इस फेडरेशन से अलग हो जाए और इंडिया का पार्ट ना रहे, नहीं वो ये भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, इसीलिए आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिक। ठीक है, और केसेवियर जो है वो इसको बोलते हैं, केसेवियर इसको बोलते हैं कॉसी फेडरल। ठीक है, okay, what else feature do we have? The fifth feature that we have is our form of the government is parliamentary. ठीक है, so इंडिया ने जो ऑप्ट किया है, we have the parliamentary form of government. ठीक है, ये कहाँ से है, ब्रिटिशर्स का है। ठीक, अमेरिकन का कैसा है, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, जब भी हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं ना, तो इट्स ऑल अबाउट कि जो एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेटिव में कितना सामंजस्य है, कितना कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, बल्कि जब हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो इट्स ऑल अबाउट पूरी तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं। ठीक है, इनकी पूरी पावर अलग अलग होगी। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटिशर्स से, इसीलिए इसको वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, कैबिनेट गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंटर पे है, सेंटर पे भी है और स्टेट पे भी है। ठीक है, ओके, लेट्स टॉक अबाउट कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है एक्चुअल में फीचर्स क्या क्या है। एक नॉमिनल एक रियल एग्जीक्यूटिव होना चाहिए। पहला है कि नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव होने चाहिए। दूसरा है मेजॉरिटी पार्टी रूल, जो मेजॉरिटी में होगा वो रूल करेंगे। तीसरा है एग्जीक्यूटिव जो होता है वो लेजिस्लेचर को कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, मिनिस्टर जो होते हैं वो लेजिस्लेचर में मेंबर होने चाहिए। ठीक, लीडर कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा। एंड सिक्स्थ वन इज दी लोकसभा या फिर असेंबली का डिसोल्यूशन। देखो, जब भी हम बोलते हैं कि ठीक है ये सारे फीचर्स हैं पार्लियामेंट्री के और हमने बहुत सीख ली ये सारी चीजें कहाँ से ली, ब्रिटिशर से ली। ब्रिटिश के पैटर्न पे सब कुछ है बट कुछ डिफरेंसेस हैं इन दोनों में। अगर हम इंडियन पार्लियामेंट की बात करते हैं तो वो सॉवरेन नहीं है। ठीक है, क्योंकि इंडिया में जुडिशरी क्वेश्चन कर सकती है वेयर द पॉइंट ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस कम। इवन इंडिया में इलेक्टेड हेड होता है, इलेक्टेड हेड है। ठीक है, रिपब्लिक है, इंडिया का पार्लियामेंट सिस्टम इज रिपब्लिक। ओके, बट जब हम ब्रिटेन की बात करते हैं भाई इनके यहाँ पे हेरिडेटरी हेड चलता है, मोनार्की है इनके यहाँ पे। अब लेकिन हम ब्रिटिश या इंडिया की बात करें, चाहे वो ब्रिटेन हो चाहे वो इंडिया, दोनों में प्राइम मिनिस्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए समटाइम्स हम इसको कहते हैं प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा पहुंच होती है। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट।
ये हमारा हो गया। पहला हमने बोला बहुत लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज हैं जहाँ से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया है। रिजिड है, फ्लेक्सिबल है, फेडरल भी है, यूनिटरी भी है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ओके, दैट्स इट। व्हाट एल्स डू वी हैव इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी भी है प्लस जुडिशियल सुप्रीमेसी भी है। ठीक है, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। ठीक है, सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट की बात करते हैं, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से एसोसिएटेड है। और ये वाली जो जुडिशियल सुप्रीमेसी है वो कहाँ से है? अमेरिकन। दिस इज अमेरिकन एंड दिस इज फ्रॉम ब्रिटिश। जुडिशियल रिव्यू, देखो सॉवरेन तो है बट देयर इज समथिंग, देखो parliamentary sovereignty है but Indian parliament is not sovereign body like the British parliament because of the judicial review and because judiciary can question. So when we talk about the checks and balances, वो है क्योंकि अपने इंडिया में तो पार्लियामेंट ही सॉवरेन नहीं है पूरी तरीके से। ठीक है, तो जो जुडिशियल रिव्यू पावर है सुप्रीम कोर्ट का इंडिया में वो इतना नहीं है जितना कि यूएस में है। रीजन क्या है? अमेरिका में क्या होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है। ठीक, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इंडिया में इज प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय द लॉ, ये आर्टिकल 21 में है। इसीलिए दोनों चीज को अमलगमेशन के लिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट्स लाइक हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी भी है एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी भी है। क्योंकि जुडिशियल सुप्रीमेसी है तो अगर आप देखोगे अगर पार्लियामेंट्री लॉज जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है अगर जुडिशियल रिव्यू हो गया अगर वो चाहे तो। ठीक है, और इवन पार्लियामेंट कोई भी लॉ अगर बन रहा है उसको कुछ पोर्शन जो है अमेंड कर सकती है उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर के थ्रू। सो इट्स लाइक द कंप्लीट अमलगमेशन। Talking about the next, that is the integrated and independent judiciary. ठीक है, so integrated and independent judiciary. सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप पे होता है, फिर हमारे हाई कोर्ट्स होते हैं, फिर स्टेट लेवल के होते हैं। ठीक है, स्टेट कोर्ट्स में ही तुम्हारे ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होता है, अदर लोअर कोर्ट्स होते हैं। ठीक, सुप्रीम कोर्ट जो है इट्स अ फेडरल कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, फंडामेंटल राइट को गारंटी करता है। इसीलिए जब हम इसकी इंडिपेंडेंस, अगर ये इंडिपेंडेंट बात कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि इनका जो टेन्योर है उसकी इनको सिक्योरिटी मिलती है। ठीक है, ऐसे ही नहीं इम्पीचमेंट होगा प्रॉपर, ऐसे ही कोई नहीं निकाल देगा। फिक्स सर्विस कंडीशन होंगे, जितना भी इनके जितने भी एक्सपेंसेस होंगे सुप्रीम कोर्ट का वो कहाँ से आता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है। ठीक है, अब जो जजेस हैं उनके कंडक्ट पे भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, रिटायरमेंट के बाद वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, पावर ऑफ कंटेम्प्ट, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे जब हम सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट वाले चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इट्स एन इंटीग्रेटेड प्लस इंडिपेंडेंट जुडिशरी। दिस इज द सेवेंथ फीचर। What else feature do we have in our constitution? That is the fundamental rights. फंडामेंटल राइट जो है वो पार्ट 3 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक, अब टोटल फंडामेंटल राइट्स जो है दैट इज 6, 7 थे पहले, एक हटा दिया गया। 6 में पहला राइट टू इक्वालिटी आता है, टोटल 6 है, 14 से 18
राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम 1922, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24, एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 से 30. Then we have one more right that we call as the constitutional remedies, और वो आर्टिकल 32 में है. ठीक है. फंडामेंटल राइट जो आया है ना, इसका मेन रीजन है फॉर दी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. जस्टिसेबल भी है एंड एनफोर्सेबल भी है. अगर आप वायलेट करोगे भाई तो इन्फोर्स भी कर सकता है, जस्टिसेबल है. कोई किसी पर्सन को लगता है हाँ ये गलत हुआ है, दे कैन जस्ट डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट और रिट फाइल कर सकते हैं. हम पढ़ेंगे कौन कौन से रिट्स होते हैं. हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोरी, क्वो वारंटो, ये सारा रिट फाइल करके जो भी फंडामेंटल राइट है उसको रिस्टोर किया जा सकता है. ठीक है. बट ऐसा नहीं है कि हर कंडीशन में, ऐसा नहीं बोल सकते कि पूरी तरीके से एब्सोल्यूट है. फंडामेंटल राइट इज नॉट एट ऑल एब्सोल्यूट. कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी हैं. जब 7th चैप्टर में फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे देखेंगे कैसे कैसे कहाँ पे कौन कौन से राइट्स में क्या क्या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं. ठीक है. ऐसा नहीं कि हमेशा ही रहेगा. तो इस वजह से इसको हम रिपील भी कर सकते हैं, कर्टेल भी कर सकते हैं, पार्लियामेंट कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू. और इवन जब नेशनल इमरजेंसी होती है तो इसको सस्पेंड भी किया जा सकता है. ठीक है. लेकिन आर्टिकल जब नेशनल इमरजेंसी होती है ना, इसको सस्पेंड किया जा सकता है, बट आर्टिकल 20 और 21 को नहीं किया जा सकता है. We'll discuss it in chapter 11, emergency, chapter 16 I believe, 12 or something. हाँ, it is there in the next coming chapters only. We'll discuss कि emergency provision में कौन कौन से articles हैं जिसको curtail किया जा सकता है, किसको नहीं किया जा सकता है. So this is the 8th feature. What else do we have in our constitution? Okay, we have directive principles of state policy, that is the DPSP. बी आर अम्बेडकर ने बोला था कि जो डीपीएसपी है ना, ये नोवेल फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. नोवेल फीचर है. ठीक है. अगर आपने अभी याद हो कि हमने अलग अलग स्ट्रक्चरल पार्ट हमने कहाँ से लिया. स्ट्रक्चरल पार्ट हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ 1935 से लिया. फिलोसफिकल पार्ट की जब बात करते हैं ना, तो वो हमारा फंडामेंटल राइट्स हो गया, डीपीएसपी हो गया. ये हमने कहाँ से लिया, अमेरिकन एंड ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से. फंडामेंटल राइट इज इन पार्ट 3rd एंड दिस इज इन पार्ट 4th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इसको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डिवाइडेड है, बट जस्ट फॉर दी क्या बोलते हैं सहूलियत के उससे इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. वन इज सोशलिस्ट, वन इज गांधीयन एंड वन इज लिबरल इंटेलेक्चुअल. ठीक, ये 3 चीजें हो गई. बेसिक आइडिया जो है डीपीएसपी का, that is for what? That is for social and economic democracy. And fundamental right is for what? That is for the political democracy. ठीक है. इसका मेन मकसद है to get the welfare state. ये नॉन जस्टिसेबल होते हैं, अनलाइक फंडामेंटल राइट्स, दे आर जस्टिसेबल, बट ये जस्टिसेबल नहीं है और दे आर नॉट इन्फोर्सेबल एज वेल. नॉट इन्फोर्सेबल एज वेल. इसका मेन काम है कि जब भी गवर्नेंस ऑफ कंट्री की बात करेंगे ना, तो उसके लिए फंडामेंटल होना चाहिए. जो भी इसमें मेंशंस है, प्रिंसिपल जो भी प्रोविजन मेंशन है, जब भी लॉ बना रहे हो गवर्नेंस ऑफ द कंट्री से रिलेटेड, तो उसको इसमें इंक्लूड करो. इट्स लाइक अ मोरल ऑब्लिगेशन टू द स्टेट अथॉरिटी, अगर वो कुछ भी नए लॉज बना रहे हैं. ठीक है. मिनर्वा मिल केस जो 1980 का हुआ, उसमें ऐसा बोला गया, देखो it's just for the welfare of the state, it's for the social and economic democracy. But Minerva Mill case,
मिनर्वा मिल केस 1980 में बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स as well as the directive principle of state policy. I was about to tell data protection. Okay. So this is about the directive principle. ये chapters भी पूरे आगे पूरे chapters आपको मिलेंगे, उसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे. Moving on to the next, that is the fundamental duties. Fundamental duties. इसको लाया कब गया था? जब इमरजेंसी हुई ना 1975 से 77 में, तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आई हैं 76. ठीक है, किस 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 कमेटी के द्वारा? स्वराज सिंह कमेटी. और 86 टर्म जब स्टार्टिंग में आया था तो इट वाज ऑलमोस्ट 8 फंडामेंटल ड्यूटीज, देन एड ऑन होते चले गए. टोटल नाउ इट इज 11 फंडामेंटल ड्यूटीज. सॉरी, एंड 86 अमेंडमेंट एक्ट जब हुआ था तो उसमें एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड कर दिया गया था. दिस इज इन पार्ट 4th A and it is under article 51A. ठीक है, टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं. गॉट इट? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, अभी वो भी 11 सम आगे वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कि रिस्पेक्ट करना है कॉन्स्टिट्यूशन की, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इन सबको प्रोटेक्ट करके रखना है. ब्रदरहुड को प्रमोट करना है, जो हमारा रिच हेरिटेज है उसको प्रेजर्व करना है. सो इट्स लाइक अ रिमाइंडर सारे सिटीजन्स के लिए है कि ठीक है आपको राइट मिल रहा है, फंडामेंटल राइट मिल रहा है, बट एट द सेम टाइम दे शुड बी कॉन्शियस अबाउट द ड्यूटी जो उनकी है टुवर्ड्स देयर कंट्री. ठीक है, उनकी सोसाइटी जहाँ पे वो रह रहे हैं, उनके फेलो सिटीजन है, इन सब के लिए. ठीक है, एंड जस्ट लाइक दी फंडामेंटल DPSP, इट इज ऑल्सो नॉट जस्टिफिएबल. ठीक है, ओके. What else feature do we have in our constitution? A secular state. देखो, सेक्युलर एक्चुअल में जो टर्म है ना वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में आया था. अगर हम सेक्युलर बोलते हैं इसका मतलब है कि हम किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं मान रहे या कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर द इंडिया. ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. ठीक, ये टर्म हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड किया? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में. ठीक, इवन प्रीएम्बल में भी मेंशन है देयर इज टर्म. हम अच्छा देखो क्या क्या चीजें हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिवील करती हैं कि यस इंडियन स्टेट एज अ सेक्युलर. ठीक है, ये टर्म हमने 42nd अमेंडमेंट एक्ट किया. दैट्स गुड. ओके, व्हाट एल्स? प्रीएम्बल में मेंशन है द लिबर्टी ऑफ फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप. इट मीन्स सेक्युलर, करेक्ट? आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 में क्या है? दैट स्टेट could not deny to any person equality before the law or equal protection of laws irrespective of the religion. आर्टिकल 15, स्टेट कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता किसी भी सिटीजन को ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन. द टर्म रिलीजन अगेन कम्स. आर्टिकल 16, there is an equality of opportunity for citizens in case of the matter of the public employment. हर एक पर्सन को, even again comes to article 25, all persons are equally entitled to freedom of conscience and right to freely profess, practice and propagate any religion. Term religion, correct? आर्टिकल 26, किसी भी रिलीजन का इंसान हो, अपना जो डोमिनेशन है कोई भी सेक्शन का हो, they have the right to manage its religious affairs.
27, किसी को कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो टैक्स पे करे फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। 28, किसी भी इंस्टीट्यूशन में फोर्स नहीं किया जा सकता कि कोई रिलीजन इंस्ट्रक्शंस दिया जाए। 29, किसी भी सेक्शन ऑफ सिटीजन को राइट है कि वो अपनी लैंग्वेज, अपने स्क्रिप्ट, अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। आर्टिकल 30, जितने भी मिनॉरिटीज हैं दे हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। आर्टिकल 44, that is for the uniform civil code. So all these articles, in all these things, there is no official religion, preamble में भी mention है, 42nd amendment में term mention है, plus all these articles. See, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Trust me, बहुत confusion होता है, इस पे questions पे आता है। अभी जब हम 7th चैप्टर में पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, बहुत ही क्लियरली देखना कि 25 में क्या है, 26 में क्या है, 28 में क्या है, 29, ऑल रिलेटेड टू रिलीजन, ऑल रिलेटेड टू माइनॉरिटी थिंग्स, कल्चर, स्क्रिप्ट, लैंग्वेजेस, तो इस पे थोड़ा सा आपको फोकस करना होगा। सो दिस इज वाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेक्युलर है, ठीक है, इट स्टैंड्स फॉर द सेक्युलर स्टेट। जब हम वेस्टर्न कंसेप्ट की बात करते हैं सेक्युलरिज्म की, एक क्वेश्चन भी है कि वेस्टर्न कंसेप्ट जो है सेक्युलरिज्म का और जो हमारा कंसेप्ट है वो कैसे डिफरेंट है, ठीक है। तो जब हम वेस्टर्न कंसेप्ट की बात करते हैं सेक्युलरिज्म की, वहां पे क्या है कि देयर इज अ कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन द रिलीजन एंड द स्टेट। रिलीजन का अलग भाई मैटर है, पॉलिटिक्स अलग है, दोनों एक दूसरे में इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। दिस इज जो वेस्टर्न है ना, इसको भी कॉल इट एज अ नेगेटिव सेक्युलरिज्म। तो वो एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे हो आप, करेक्ट, एकदम से अलग करके रख दिया, नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, यू कैन नॉट जस्ट सेपरेट, ओके दिस इज दियर आइडियोलॉजी और वट एवर यू से। हमारे इंडिया में क्या है, ये एप्लीकेबल नहीं हो सकता। रीजन क्या है? रीजन ये है कि हम मल्टी रिलीजियस है, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन सर्वाइव कर रहे हैं भाई इंडिया में, तो ये चीज तो नहीं हो सकती है, ठीक है। तो हमारा जो कंसेप्ट है दैट इज अ पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। हम रिस्पेक्ट करते हैं ऑल रिलीजन की एंड प्रोटेक्ट करते हैं सारे रिलीजन को, सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है, ठीक है। और अगर आप देखोगे जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था बेस्ड ऑन द रिलीजन वो भी हट ही चुका है हमारे यहाँ से, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया गया है, बल्कि जो प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू रिजर्वेशन वो टेम्परेरी दिया जाता है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को, ताकि एक एडिक्वेट उनको रिप्रेजेंटेशन मिल सके, बट देयर इज नो एज सच कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। एंड वी ट्रीट एवरी रिलीजन एज इक्वल एज द अदर। सो दिस इज अबाउट द सेक्युलर स्टेट। Okay, what else feature do we have in our constitution? We have universal adult franchise. Okay, this is the basis for the election to the Lok Sabha and state legislative assembly. 18 साल के ऊपर हो, then you have the right to vote, irrespective of any caste, race, religion, you can vote. ठीक है। पहले 21 था, 21 से 18 लाया गया था, एंड दैट वाज इन 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988। इसको चेंज किया गया, ठीक है। देखो ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लेके आया गया था, इसको जो है ना हर किसी ने इसको एक्सेप्ट किया था, और कहीं ना कहीं ये हमारी डेमोक्रेसी को काफ़ी ब्रॉड बनाती है, सेल्फ रिस्पेक्ट, प्रेस्टीज जो है कॉमन पीपल की उसको भी एनहांस करती है, and somewhere it upholds the principle of the equality and it enables the minorities to protect their interests and open up the new hope and vistas for the weaker sections. So this is about the universal adult franchise. Sorry. Then moving on to the next, it is the single citizenship. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल,
सिंगल सिटीजनशिप, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, बट सेंटर और स्टेट है, बट वी स्टिल हैव द सिंगल सिटीजनशिप। जबकि आप यूएसए में देखोगे ना, तो वो सिर्फ यूएसए के सिटीजन नहीं है, बट जो जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, दे आर द सिटीजन ऑफ दैट स्टेट एज वेल। सो इट्स लाइक द डुअल सेट्स ऑफ राइट्स दैट दे हैव। बट इन केस ऑफ इंडिया, किस स्टेट से बिलोंग करता डज नॉट मैटर। उनका जो भी राइट्स है, पॉलिटिकल सिविल राइट्स, पूरी कंट्री में हो चुके। इट्स ऑल्सो देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन except in some cases we study like in some tribal areas, Jammu and Kashmir का जो आर्टिकल है 370 that is also abrogated, but कुछ चीज़ें हैं जो different dimensions को देखते हुए उनको प्रिजर्व करके रखा गया हुआ है। ठीक है, देखो हमारा सिंगल सिटीजनशिप तो है, बट इफ यू लुक एट कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म राइट सबके पास में है, बट स्टिल इंडिया डज विटनेस द लॉट ऑफ द कम्युनल राइट्स, क्लास कन्फ्लिक्ट्स, कास्ट वॉर्स, लिंग्विस्टिक क्लैशेस। सो कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो उनका मेन विजन था यूनाइटेड इंडिया हो, इंटीग्रेटेड, अभी तो पूरी तरह से रियलाइज नहीं हुआ है, बट इज वर्किंग ऑन इट, डेफिनेटली विल गेट इनटू यूनाइटेड वन। Anyways, moving ahead, we have the another feature that is the independent bodies. देखो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे पास में लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ऑर्गन्स हैं सिर्फ, ठीक है, बट हमारे पास में कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज भी हैं। ठीक है, दे आर लाइक द बुलवर्क्स ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम इन द इंडिया। कौन कौन है? इलेक्शन कमीशन हो गया, ठीक है, ताकि हमारी कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो सकें, पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का। वी हैव कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि ऑडिट करता है अकाउंट, सेंटर का हो या स्टेट का हो। ही इज लाइक अ गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स एंड जस्ट कमेंट्स ऑन द लीगैलिटी और propriety of the government expenditure. What else we have is UPSC, जिसके लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो ही कंडक्ट कराता है सारे एग्जामिनेशन फॉर द रिक्रूटमेंट टू ऑल इंडिया सर्विसेज एंड हायर सेंटर सर्विसेज, और एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को एज वेल ऑन द डिसिप्लिनरी मैटर्स इफ समथिंग अराइजेस। Then we have SPSC, State Public Service Commission, in every state. This is for the recruitment to the state services. और कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये जो इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, इनका जो है इंश्योर करती है कि इनके इंडिपेंडेंस जो है वो मेंटेन रहे थ्रू द प्रोविजंस लाइक उनका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, फिक्स सर्विस कंडीशंस, एक्सपेंसेस जो भी हैं दैट इज बीइंग चार्ज फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो एक दे हैव दिस काइंड ऑफ सिक्योरिटी, करेक्ट। What else do we have in the constitution is the emergency provision. Okay, so we'll go ahead with this. Indian Constitution elaborate emergency provisions. Let's talk about it. Okay. इसके बारे में और डिटेल में आगे चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजन, इसका मेन मकसद क्या लाने का, कि हमारी जो यूनिटी, इंटेग्रिटी है, सिक्योरिटी है कंट्री की, वो मेंटेन रहे, ठीक है। 3 टाइप की होती है, एक नेशनल इमरजेंसी होती है, वो आर्टिकल 352 में आती है, और ये कब इम्पोज किया जाता है, जब इमरजेंसी होती है, इट इज ऑन द ग्राउंड ऑफ दी वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर आर्म्ड रिबेलियन के चक्कर में हो। दूसरा है आर्टिकल 356 या फिर 365, दैट इज द प्रेसिडेंट रूल, इसको हम स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी में फेल होता है तो विल कॉल एज प्रेसिडेंट 356 के थ्रू होता है, ये स्टेट इमरजेंसी लगती है। और अगर सेंटर ने कुछ बोला और स्टेट उसके उधर नहीं कर रहा उसके डायरेक्शंस को, देन वी गो विद आर्टिकल 365। Then we have another is the 360 article, that is the financial emergency. अगर हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे कोई भी थ्रेट होता है तो हम ये लगाते हैं, ठीक है। जब भी इमरजेंसी लगती है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, इट्स लाइक जब भी हमने बात की थी फेडरल भी है, यूनिटरी भी है, तो जैसे ही इमरजेंसी लगती है पूरा सिस्टम जो है यूनिटरी हो जाता है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में सारी की सारी पावर्स आ जाती हैं, ठीक है। और जो स्टेट्स होते हैं वो पूरी तरीके से
सेंटर के कंट्रोल में आ सकते हैं। तो जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है ना, वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, वो हो जाता है यूनिटरी। ठीक है, बिना किसी अमेंडमेंट में, बिना किसी चेंजेस के। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये फीचर है ना कि इमरजेंसी प्रोविजन लगते ही completely ये फेडरल से यूनिटरी हो गया, दैट इज a unique feature. So yes, this is one. What else do we have in our constitution? It's a 3-tier government. ओरिजिनली सेंटर था, स्टेट था, ठीक है, बट 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ 1992 एंड 1993 में, उससे रिकॉग्निशन दिया पंचायत को एंड म्यूनसिपैलिटीज को, और हमारा 3rd ईयर ऑफ गवर्नमेंट जो लोकल हो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया। ठीक है, जो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसने कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन दी है म्यूनसिपैलिटीज को। ये सब पार्ट 9A में आए हैं। ठीक है, 9A में। So yep, that's about it. What else? What else features do we have in our constitution? Is the cooperative bodies. ठीक है, cooperative societies. Cooperative societies is उसमें ये है कि जो 97th अमेंडमेंट हुआ, 97th अमेंडमेंट 2011 में हुआ, उसने क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। ठीक है, कि अब क्या क्या दिया, वो आर्टिकल 19 में है एक चीज कि इट मेड द राइट टू फॉर्म द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एज अ फंडामेंटल राइट, एंड आर्टिकल 43B जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ठीक है, एक नई DPSP इंक्लूड कर दिया कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट किया जा सकता है, एंड इट ऑल्सो एडेड a new part 9B में which is entitled the cooperative societies article 243 ZH2 243 ZH2 243 ZT। ठीक है, ये पार्ट 9B में इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, सो कहीं ना कहीं इसने पार्लियामेंट को एम्पावर किया सो दैट जो भी in respect of the multi-state cooperative societies and state legislature to make the appropriate laws. So this is all about it. ये सारे फीचर्स हो गए। देखो, इतने सारे फीचर्स हमने पढ़ लिए थे, ये है ये है ये है ये है, ओके, बट अगेन फीचर्स तो है बट बहुत सारे क्रिटिसिज्म है। लोगों का कहना है भाई ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी तरीके से, इट्स लाइक अ पैच वर्क, यू नो, द बैग ऑफ बोरिंग, अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें उठा के रख दी। बट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस क्रिटिसिज्म को डील करते हुए क्या बोला, one likes to ask whether there can be anything new in the constitution framed at this hour in the history of the world. More than 100 years have rolled over when the first written constitution was drafted. It has been followed by many countries reducing their constitutions to writing. What the scope of a constitution should be has long been settled. Similarly, what are the fundamentals of a constitution are recognized all over the world. Given these facts, all constitutions in their main provision must look similar. The only new things that there can be in any constitution framed solo in the day are the variations made to remove the faults and to accommodate it to the needs of the country. The charge of producing a blind copy of the constitution of other countries is based, I'm sure, on an adequate study of the constitution. तो कहना यही था, देखो जो कंट्रीज हैं, जो लोग हैं अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूशन अपने बना के रखे हैं, दे आर गोइंग थ्रू द फेजेस एंड दे नो ओके दिस इज द वेरी प्रॉब्लम। अगर आप देखोगे तो जिस हिसाब से कंट्रीज चल रही है उनका प्रॉब्लम कहीं ना कुछ कॉमन हो गए हैं एंड दे शुड लुक सिमिलर। और हमने आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट रिजिड, इट्स फ्लेक्सिबल, सो इन केस अगर कोई चेंजेस अराइज होते हैं वी कैन गो विद द अमेंडमेंट एज वेल। सो इट्स नॉट लाइक अ कंप्लीट कॉपी, इट्स you know, taking the good things from others, that's it, which fits us. That there is nothing like borrowing, there is nothing wrong in borrowing something if it suits you the best. और क्या क्रिटिसिज्म था कि ये कार्बन कॉपी है पूरा 1935 का। भी हमने लास्ट में पढ़ा कि हाफ से आधे से ज्यादा जो प्रोविजंस हैं वो 1935 एक्ट से लिए गए हैं। ठीक है, और अन इंडियन बोला, एंटी इंडियन बोला, बिकॉज क्योंकि ट्रेडिशन और जो स्पिरिट है इंडियन की वो उससे मैच नहीं कर रहा है। तो के हनुमंतैया ने बोला था कि वी वांटेड द म्यूजिक ऑफ द वीण और सितार बट हियर वी हैव द म्यूजिक ऑफ द इंग्लैंड बैंड।
एंड दैट वाज बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर एजुकेटेड दैट वे, ऐसा उन लोगों का कहना था। अनकॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में गांधी जी थे ही नहीं। एलिफेंटाइन साइज बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, वी ऑलरेडी एक्सप्लेन क्यों इतना बड़ा है। पैराडाइज ऑफ द लॉयर्स, पैराडाइज ऑफ द लॉयर्स इसलिए बोला क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, लीगल लैंग्वेज को समझना और उसमें जो फ्रेजेस हैं उनको समझना, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट। और लॉयर चाहे तो उसको अकॉर्डिंगली उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ओके, दिस इज व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, मेंशन नहीं है कि क्या चीजें हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ठीक है, इट्स मेंशन, बट बेसिक स्ट्रक्चर के जो टर्म्स हैं वो कौन उसमें, ओके ठीक है, दिस इज व्हाट बेसिक स्ट्रक्चर इज, बट इसके अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं वो भी that can also be changed. Even if you have fundamental rights, seventh fundamental right, property is related, that also gets curtailed. So they call it as a paradise of the lawyers. ठीक है, so that's all about it. And कुछ facts हैं that you need to learn about it. So they see, just wanted to share some facts, notes and references if you go to the polity Lakshmikant की book में. तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल आप देखोगे तो कल 7 आर्टिकल है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखोगे तो 128 आर्टिकल्स हैं, चाइनीज में 138 एंड कनाडा में 147। जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ 1935 से हमने बहुत सारे प्रोविजंस लिए हैं, अप्रोक्सीमेटली 250 प्रोविजंस हमने वहां से लिए हैं, ठीक है। और वी कॉल द वेस्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ वेस्टमिंस्टर। वेस्टमिंस्टर क्या है, एक जगह है लंदन में जहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट लोकेटेड है, इसलिए हम उसको वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। मैंने बात की थी अभी 7 फंडामेंटल राइट से, तो जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना, आर्टिकल 31 में था, उसको 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इसको डिलीट कर दिया गया था और इसको एज अ लीगल राइट की तरह ट्रीट किया गया अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 12 of the Constitution. So this is all, and yes, there is something that you need to know about 1909, 1909, 1919, 1935 एक्ट जो है वो प्रोवाइड करता है हमारा कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर। एक चीज और आपको याद रखनी है, जो 44th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1978, उसने रिप्लेस किया था जो इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से जो इमरजेंसी लग रही है उसको रिप्लेस करके आर्म्ड रिबेलियन लगा दिया था। सो दीज आर सम फैक्ट्स, एंड इवन आई वुड सजेस्ट कि जितने भी जैसे मेन आर्टिकल्स, ट्राई टू लर्न आर्टिकल्स एंड स्केड्यूल्स याद रखना कि फर्स्ट शेड्यूल में कौन है। तो फर्स्ट शेड्यूल आप देखोगे तो आर्टिकल 1 to 4 आता है, उसमें जितने भी स्टेट्स हैं उनका नाम है, उनका टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है, यूनियन टेरिटरीज उनके नाम और कितने एक्सटेंट तक है उसके बारे में है, ठीक है। जब हम सेकेंड शेड्यूल की बात करते हैं, दैट इज ऑल रिलेटेड टू द इमैल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा को मिलता है। प्लस और कौन कौन है इसमें, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली के भी हैं, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट जजेस, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। थर्ड में आता है ओथ्स एंड अफर्मेशन। फोर्थ शेड्यूल में हम बात करते हैं राज्यसभा की सीट से रिलेटेड। फिफ्थ शेड्यूल में शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइब्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सिक्स शेड्यूल में हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं ट्राइबल एरियाज में, किस किस में, मेघा ट्रिम, ऐसे करके याद रखना, मेघालय, असम, त्रिपुरा एंड मिजोरम। सेवेंथ शेड्यूल में हम बात कर रहे हैं जो पावर डिवीजन है बिटवीन यूनियन स्टेट, ठीक है, तो यूनियन लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट हो गया, कॉन्करेंट लिस्ट हो गया। एट्थ शेड्यूल में वी आर टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये याद रखना कि अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट में जो भी लैंग्वेज एट्थ शेड्यूल में ऐड किया गया है उसका नाम याद रखना, एंड दैट इज द उड़िया बाय द 96th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011। नाइन्थ शेड्यूल जो है एक्ट्स एंड रेगुलेशंस है स्टेट लेजिस्लेचर के, जो कि बेसिकली डील करता है लैंड रिफॉर्म से एंड अबोलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम। ये कैसे ऐड किया गया था, इट वाज एडेड थ्रू द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951, ताकि जो भी लॉज थे उनको प्रोटेक्ट किया जाए। बट 2007 में क्या हुआ, जो भी शेड्यूल में जितने भी लॉज हैं जितने भी ऐड हुए आफ्टर 1973, ठीक है, केस भारती केस के बाद में, वो सारे जो हैं वो जुडिशियल रिव्यू के तहत होके ही जाएंगे। देन 10th शेड्यूल में हम बात करते हैं एंटी डिफेक्शन के, कंप्लीट होल चैप्टर हम वहाँ पे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। 11th शेड्यूल जो है इट्स ऑल अबाउट 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992,
जहाँ पे हम पंचायत जो है उनके जो पावर्स हैं, अथॉरिटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड देन वी हैव द 10th शेड्यूल, जहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज को ऐड किया गया था, उनकी पावर, अथॉरिटी और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। इसमें टोटल 18 मैटर्स है। और 11th शेड्यूल में जो पंचायत है उसमें टोटल 29 मैटर्स को इंक्लूड किया गया है। और 12th शेड्यूल में 18 मैटर्स को इंक्लूड किया गया है। एंड इट वाज एडेड बाय द 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। गाइस सी, मैं बहुत जल्दी जल्दी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इट्स जस्ट लाइक अ ब्रीफ। अभी ये पूरा आगे आप पढ़ोगे और ये अगर आप लक्ष्मीकांत का चैप्टर होगा तो जो टेबल्स है ना उनको बस मैं इस हिसाब से बता रही हूँ कि जस्ट गो थ्रू इट, डोंट just ignore the tables that you have in your inside your book. I'm just telling you, I'm not going to write and there is nothing to explain. It's just ये चीजें हैं, ये schedule हैं और ये provisions हैं. These are the subject matter that is associated with this particular schedule. Okay, एक चीज बता सकती हूँ कि sources of the constitution की बात करते हैं तो वो मुझे लगता है कि हाँ भाई ये पूछता है क्वेश्चन में और ये आपको रट्टा होना चाहिए। आपको कैसे याद करना है दैट इज अप टू यू। इफ यू हैव ट्रिक, यस आई विल सजेस्ट टू गो विद द ट्रिक। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 जो है ना, इसके कौन कौन से फीचर्स हैं, ठीक है, ऐसे याद करना कि हाउ टू से, आपको यूपीएससी में जाना है, दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। यूपीएससी कम्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन है वो इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। आईएएस, और लेट्स से आप यूपीएससी में आपका चयन हुआ, आप मसूरी गए, बहुत फॉग था वहाँ पे, और यू नो आप जंप करे वहाँ से कहीं पे अंदर, यू नो समथिंग लाइक दैट, और इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो गई, तो इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो भी यहीं से लिया गया है। आई रेड इट फ्रॉम वन ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट का, कहीं से तो मैंने पढ़ा था, आई डोंट रिमेम्बर, इट वाज लॉन्ग बैक सो आई डोंट रिमेम्बर इट एग्जैक्टली। ऐसा ही कुछ उसमें गिवन था। एंड व्हाट एल्स डू वी हैव, जुडिशरी भी इसमें आता है, गवर्नर का ऑफिस भी इसमें आएगा, फेडरल स्कीम भी इसमें आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स भी इसमें आएंगी। ओके, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से पूरा पॉलिटिकल जो हमारा फ्रेमवर्क है ना वो ब्रिटिशर से ही लिया गया है। अब कैसे याद कर सकते हो कि जो ब्रिटिशर्स थे वो हमें बहुत एक्सप्लॉइट कर रहे थे, करेक्ट। तो यू कैन बी लाइक, ठीक है, जो सिटीजनशिप है, इंडियन सिटीजन्स को वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि सिटीजनशिप हमने यहीं से लिया, ये प्रोविजन, ठीक है। पार्लियामेंट्री बहुत बारी पढ़ लिए हैं हमने पार्लियामेंट बनाए थे तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो गया, रूल ऑफ लॉ हो गया। पार्लियामेंट की बात की, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर भी यहीं से आ गए, कैबिनेट भी हम यहीं से लेके आए हैं, रेट्स भी यहीं से आया है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, बाई कैमरलिज्म, ये सारी चीजें। अब प्रिविलेजेस याद करना है तो ऐसे याद कर लो कि यहीं पे थे, यही रूल कर रहे थे, बढ़िया पार्लियामेंट्स बनवाया और खूब यहाँ पे दे वर एंजॉयिंग ऑल द प्रिविलेजेस बाय रूलिंग एट अस। तो प्रिविलेजेस भी यू नो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्से ही लिए हैं। देन कम्स द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। देखो यूएस पे ना बड़ी क्यों जाना चाहते हो यूएस में, लाइक फ्रीडम, राइट्स, तो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो हम कहाँ से लेके आए हैं, वो हम यूएस से लेके आए हैं। जुडिशरी का इंडिपेंडेंस है, ठीक है, प्लस जुडिशियल रिव्यू भी हम यहीं से लेके आए हैं, इंडिपेंडेंस है, यू नो यू वांट फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, ऐसे करके याद करो कि ठीक है फंडामेंटल राइट, हमें राइट भी मिल रहा है, हम इंडिपेंडेंट भी हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू भी इसमें आ गया। प्रेसिडेंट, ये ऐसे याद करो कि यूएस जो है ना बहुत ही पावरफुल है, वो किसी को भी रिमूव कर सकता है, एससी जजेस को। तो इम्पीचमेंट जो हो गया प्रेसिडेंट का, उनका भी जितना भी रिमूवल वाली चीजें आ गई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उन सबको ये रिमूव कर सकते हैं, ऐसे करके याद हो गया। देन इरिश कॉन्स्टिट्यूशन, देखो आयरिश जो है ना बड़ा पीसफुल है, ठीक है, कंट्री। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी की जब भी हम बात करते हैं, इट्स ऑल अबाउट द वेलफेयर सोसाइटी। जब हम वेलफेयर सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो इरिश आ गया, तो डीपीएसपी यहाँ से आ गया, ठीक है। पीसफुल क्यों है, ऐसे याद कर लो, अरे बड़े बड़ा बहुत पीसफुल है क्योंकि लोग बड़ों के रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, बड़ों के रिस्पेक्ट करते हैं। तो मतलब क्या, राज्यसभा, बड़ा राज्यसभा, नॉमिनेशन जो है, जो अपर हाउस है, इनका नॉमिनेशन हो सकता है, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहा है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कनाडा, सी फॉर कनाडा, सी फॉर सेंटर, जितना चीज सेंटर से रिलेटेड आ रही है वो सारी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। फेडरेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग ऑफ रेसिडियरी पावर, रेसिडियरी पावर किसके पास में होगी, सेंटर के पास में होगी। स्टेट गवर्नर को अपॉइंट कौन करेगा, सेंटर करेगी।
एडवाइसरी जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का, जितना भी सेंटर वाली चीज़ें हैं वो सारी कैनेडियन से आएंगी, ठीक है। ओके, लेट्स क्रिएट न्यू। देन ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से हमने क्या लिया है, जब देखो तब इंडिया और इसका मैच होता है। तो कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ये यहाँ से आ गया। जर्मनी, हिटलर को याद कर लेना, ठीक है। और जब हिटलर आया तो भैया हमारा जितना फंडामेंटल राइट है उसका सस्पेंशन, तो इमरजेंसी के टाइम पे कैसे फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन आ रहा है, वो जर्मनी से लिया गया है। यूएसएसआर से हमने क्या क्या लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज ली हैं और सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो सबको याद होगा, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, है ना, ये तो याद होगा सबको। साउथ अफ्रीकन, जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा, तो राज्यसभा इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो इनका इलेक्शन है राज्यसभा, जो नॉमिनेशन है मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और देखो, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा इस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा वो साउथ अफ्रीकन से लिया गया है। एंड देन जापानीज जो है, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ लिया, साथ कर लूँ कि जापानीज बड़े हार्ड वर्किंग होते हैं और वो प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। सो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ कहाँ से लिया गया है, जापानीज से लिया गया है। सो गाइस, दैट्स ऑल दैट वी हैव टेकन द 11 कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने लिया है वो हमने पूरा डिस्कस कर लिया। So that's all about it. We'll discuss in next lecture the preamble of the Constitution. Thank you so much. और अगर आपको कुछ भी लगता है कि हाँ ये ऐसे पढ़ाऊँ या ऐसे कोई चेंजेस चाहिए, डू लेट मी नो और द कमेंट बॉक्स, आई ट्राई टू इम्प्रूव। अगर कोई भी तरीका आपको बेटर लगे कि कैसे पढ़ाया जा सकता है, सो आई ट्राई टू इम्प्रूव। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय।